Welcome, guys. This will be the last topic of Unit 1. This is called Saving and Investment in an Open Economy. In this topic, we will be talking about BOP. Well, balance of payment is a systematic record of all economic transactions between the domestic economy and rest of the world. बेटा जब भी हमारे देश से दूसरे देश में पैसा जाए या दूसरे देश से हमारे देश में पैसा आए उसका रिकॉर्ड बीओपी में किया जाएगा। नाउ इसका एक बेसिक रूल है that says any payment made to rest of the world is treated as a negative or a debit item, and any receipt from rest of the world is considered as a positive or credit item. अब अगर हम बाहर से कोई कार इंपोर्ट करते हैं तो हम बाहर विदेश में पेमेंट करेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव और अ डेबिट आइटम। सपोज इंडिया ने आईएमएफ से लोन लिया है तो पैसे आ रहे हैं, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव और अ क्रेडिट आइटम। गाइस अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की। ट्वेल्थ में आपने एज कंपोनेंट्स किया था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, लेकिन अभी हम इसको तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। करंट अकाउंट इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट लाइक मनी, स्टॉक, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डेट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं जो सिर्फ पेपर क्लेम्स हों, लाइक आप किसी देश में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं या किसी देश में लैंड खरीद रहे हैं, तो वो लैंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह, तो सिर्फ पेपर क्लेम है कि आपको ओनरशिप मिल जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम हो जाएगी। Capital account it records non-market activities or disposal of non-produced, non-financial and intangible asset. So primarily it means recording of transfer payments and intangible assets like patents and copyrights. नाउ बच्चों मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आगे आसानी रहे। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली बीओपी में दो बार आएगी, एक बारी क्रेडिट साइड और एक बारी डेबिट साइड। वाई? बिकॉज अगर आप इफ़ यू बाय समथिंग फ्रॉम अ फॉरेनर यू मस्ट पे हिम इन सम वे एंड द फॉरेनर मस्ट देन सम हाउ स्पेंड और स्टोर योर पेमेंट। तो बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर लो बच्चों, बीओपी के अंदर एक बारी डेबिट और एक बारी क्रेडिट आएगा, और इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं बेटा पेयर्ड ट्रांजैक्शंस। तो मैं अब आपके साथ कुछ पेयर्ड ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आई होप आपको इन तीनों अकाउंट्स का मतलब और इन तीनों अकाउंट्स का यूज भी समझ आ जाएगा। Now guys, we will give you some examples of pair transactions. Example 1. Suppose you have bought a fax machine from USA and you have made payment through a check. अब आप खुद सोचिए, अगर आपने एक फैक्स मशीन ली है विच इज़ अ गुड, तो इट शुड फीचर इन करेंट अकाउंट। नाउ आपने खरीदी है इसलिए इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट, और इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ डेबिट और नेगेटिव आइटम। नाउ इसका दूसरा इफेक्ट, well, don't you think you are paying it through check? And when you pay through check, don't you think your bank balance, that is your asset, is gonna fall? And my dear friends, reduction in asset will come in financial account, and since there is a reduction in asset, it should lead to inflow of either cash or cash is worth. So that's why वो credit हो जाएगा आपका financial account. सो बच्चों डेबिट हुआ करंट अकाउंट, बिकॉज आपने गुड लिया है तो करंट अकाउंट में आएगा एंड यू आर सपोज टू पे फॉर इट, सो नेगेटिव आइटम। पर आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज जब आप पेमेंट करेंगे चेक से तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएगी, विच इज इक्वल टू हैविंग अ क्रेडिट। Now, guys, we will be looking at example number 2. Suppose you had a lunch at a cafe in Paris and you pay 200 euros through your credit card. Now, guys, lunch should be considered as a service and thereby it should come in the current account. And you are supposed to pay for it. So that's why current account and debit, a negative item. Now, suppose you're paying it through your credit card. That credit card payment will come as a credit in financial account. How? Let me give you an idea. See, when you sign your credit card slip, that should entitle the restaurant to receive 200 euros from the credit card company that issued your credit card. So that's why it is an asset, a claim on a future payment from that credit card company. So when you pay for your meal abroad with your credit card, guys, you are actually selling an asset to, say France, and generating a 200 euros credit in your domestic financial account.
So in that sense, it is an asset. Mind it, whenever your asset goes down, it should be credited and credited in the financial account. Now guys, we have got third example. Suppose you buy shares in UK and pay for it through a check or internet banking. In this case, the financial account will be debited. Why? Because देखिए ये financial asset है shares, तो obviously financial account में ही इसको हम लेंगे, और क्योंकि हम ये परचेज कर रहे हैं बच्चे, तो वी आर सपोज टू पे फॉर इट, सो इसलिए एक नेगेटिव आइटम है बच्चे, या डेबिट आइटम है. नाउ सिंस आपने इसकी पेमेंट करी है थ्रू अ चेक और इंटरनेट बैंकिंग, विच विल रिजल्ट इन द फॉल इन योर बैंक बैलेंस. माइंड इट, योर बैंक बैलेंस इज योर एसेट. तो बेटा ध्यान रखें, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुई बात तो सब लोग ध्यान रखें. आप जब भी पेमेंट करेंगे, तो अभी पिछले दो केसेस में या तो आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में बच्चों आपकी एसेट फॉल हो रही है. तो जब भी एसेट फॉल होती है, इट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश और कैश इज वर्थ, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा. तो अब हमने एंड में लिखा ना, वाइल फाइनेंशियल अकाउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड एज वेल बिकॉज फॉल इन असेट इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस. तो फाइनेंशियल डेबिट, फाइनेंशियल अकाउंट ही क्रेडिट. Now guys, we have got our example number 4. Suppose our government forgives a loan given to Nepal. In this case, our capital account will be debited. Why? Because beta, it will be considered as a capital transfer given by India to Nepal. While the financial account will be credited. Why? Because beta, हमने जो लोन दिया हुआ था पहले, we were supposed to get it back from Nepal, right? So it was kind of an asset for us. अभी हमने वो लोन ही छोड़ दिया, फॉरगिव कर दिया, तो हमारी असेट रिड्यूस हो गई. और जब जब असेट रिड्यूस होती है, जैसा मैंने पहले बताया, इट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश और कैश इज वर्थ. इन ईदर ऑफ द केसेस क्रेडिट होता है. तो आपने डेबिट करना है कैपिटल अकाउंट इन दिस केस एंड क्रेडिट करना है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस. बेटा अब मैं आपको सिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड बीओपी आइडेंटिटी. अकॉर्डिंग टू दिस बेटा, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट शेल ऑलवेज बी जीरो. आपने 12th क्लास में पॉइंट पढ़ा है कि बीओपी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. तो आइए आज हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं. सो आई विल बी टेकिंग ऑन वन ट्रांजैक्शन. नाउ सपोज बच्चों, आपने एक $10,000 की मशीन ली यूएसए से. सो डोंट यू थिंक आपका करेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा बाय $10,000, राइट मेरा बच्चा? नाउ यू नीड टू पे ऑब्वियसली फॉर दोस $10,000. सी व्हाट आई एम अप टू. वेल मेरे बच्चों, आप पर्सनली कोई अपनी असेट जो अब्रॉड है उसको बेच सकते हैं. तो इफ यू पर्सनली जो आपकी एसेट अब्रॉड है, इफ यू वांट टू सेल दैट और इफ यू एक्चुअली सेल दैट, डोंट यू थिंक इट विल बी अ क्रेडिट इक्वल टू $10,000. अब मेरे बच्चों, आप चाहें तो बाहर से लोन ले सकते हैं. यू कैन टेक लोन अब्रॉड and then pay for it, again a credit of $10,000. मेरे बच्चों, इन दोनों ट्रांजैक्शन को, ये दोनों ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस. These are private transactions. नाउ सपोज आपको बाहर आपके पास कोई एसेट नहीं है बेचने की, जिसको बेचकर $10,000 आप ले लें और उसके लिए पेमेंट कर दें अपनी मशीन के लिए, या बाहर आपका कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जहां से आपको लोन मिल जाए. तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में आप अपने देश के सेंट्रल बैंक से पैसे ले सकते हैं. तो यू विल गो टू योर सेंट्रल बैंक एंड यू विल आस्क फॉर $10,000. इन रिटर्न वो आपसे इंडियन करेंसी मांगेंगे, एंड इन दैट केस, in this case, the central bank, I repeat, the central bank sells foreign currency, in this case dollars. So don't you think in that case again there shall be a credit of $10,000. Now bacha, this particular entry is known as official reserve transaction. Official reserve transaction. Well, any transaction which results in central banks involvement, which results in central banks involvement, is called official reserve transactions. आइए मैं एक बार केस दोबारा समझा देता हूं आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसको आगे बनाते हैं. सपोज आपने एक मशीन ली है यूएसए से $10,000 की, तो मशीन बीइंग अ मर्चेंडाइज और अ गुड शुड बी फीचरिंग इन करेंट अकाउंट. अब क्योंकि आपने खरीदी है तो यू आर सपोज टू पे फॉर इट, इसलिए नेगेटिव आइटम यानी डेबिट आइटम.
अब सवाल उठता है आप इसकी पेमेंट कैसे करेंगे। हो सकता है आप बाहर आपकी कोई पर्सनल एसेट हो, आप उसको बेचकर यू कैन पे दैट अमाउंट, या बाहर ही आप लोन ले लें और यू कैन पे दैट अमाउंट। डोंट यू थिंक इसमें आपकी कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट या आपके सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए बच्चों इसको कहेंगे प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। अब ये क्रेडिट कौन से अकाउंट में होंगे ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो क्रेडिट होंगे ये होंगे फाइनेंशियल अकाउंट में। वाई, आप याद करिए फाइनेंशियल अकाउंट हमने आपको भी बताया था दैट फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ही आपकी फाइनेंशियल असेट्स आती हैं। अगर आपके पास प्राइवेट ट्रांजैक्शन ना हो तो आप आपके सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे एंड यू विल आस्क फॉर $10,000। इन रिटर्न आपका सेंट्रल बैंक आपसे इंडियन करेंसी लेगा, सपोज 70 रुपीज़ का $1 है, सो आप 7 लाख रुपीज़ देंगे आपके देश के सेंट्रल बैंक, इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई को, और वो बदले में आपको $10,000 दे देंगे। इन अदर वर्ड्स योर सेंट्रल बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी एंड अगेन यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा $10,000। कौन सा अकाउंट? अगेन बेटा फाइनेंशियल अकाउंट। क्योंकि डोंट यू थिंक ये जो रिजर्व था फॉरेन एक्सचेंज का, ये एसेट थी सेंट्रल बैंक के पास, और ये एसेट अब रन डाउन करी गई है, उनके द्वारा कम की गई है। और अभी पीछे के एग्जांपल्स में हम देख ही रहे हैं, जब जब एसेट कम होगी बच्चों तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सो डोंट यू थिंक बच्चे, चाहे वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन हो चाहे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, आपका फाइनेंशियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स प्लस हो रहा है बच्चों $10,000। यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताते चलें, आपने 12th में ये किया था। इस ट्रांजैक्शन को जो ऊपर हुई है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। Autonomous transaction, as you must be aware, are those transactions which are done for individual motives or profit motives and have nothing to do with the BOP status. Well, this particular entry, that $10,000, it could be in this form, in this form, or in this form. Bache, it is known as, popularly known as accommodating transactions. So बच्चों, accommodating transactions are one which are undertaken because of some imbalance in BOP due to an autonomous entry. So यहाँ पर $10,000 का डेफिसिट आ गया था, उसको बराबर करने के लिए आपने accommodating एंट्री करी $10,000 की। So in that sense मेरे बच्चा, BOP identity actually says that the current account plus the capital account plus the financial account shall always be equal to 0, or in other words BOP shall always be in equilibrium. I hope this helped. अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शुरू करेंगे यूनिट 2 एंड यूनिट 3।